हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पार्ट 2 के बारे में। कल हमने पार्ट 1 के बारे में आप लोगों को बताया था, तो आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के पार्ट 2 के बारे में, और इसके साथ ही हम बात करेंगे ईजमेंट के बारे में। ठीक है, तो जहाँ तक हमने कल आपको बताया था, कल से आगे आज हम पूरी बुक हम समाप्त करने वाले हैं इस वीडियो में, जितना भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये है हमारा आज की बात करेंगे हम चुनाव का सिद्धांत। सबसे पहले समझने की बात यह है कि चुनाव क्या है। चुनाव का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति के पास ये एक व्यक्ति है, इसके पास दो ऑप्शन है, ए एंड बी। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है, सपोज करो जेड, इस व्यक्ति का नाम है जेड। तो जेड अपनी कोई संपत्ति है उसको बेचना चाहता है। ठीक है, अब जेड अपनी संपत्ति ए को बेचना चाहता है 1000 में। ठीक है, लेकिन बी इसको देने के लिए तैयार है 1500 रुपीज़, 1500 रुपये इसको देने के लिए तैयार है। तो बी जेड के पास में ऑप्शन है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ए को दे या बी को दे। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, अब कोई भी व्यक्ति अपना नुकसान तो नहीं चाहेगा ना, तो देन जेड विल प्रोवाइड टू हिज प्रॉपर्टी टू बी। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे चुनाव सिद्धांत के जो डिफाइन किया गया है, इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 35 में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अभी बात करने हैं गाइस चुनाव सिद्धांत के जो आधार हैं वो कौन कौन से हैं। पहली बात है गाइस औचित्य, कि जो संपत्ति, जिस संपत्ति का चुनाव, जिस संपत्ति का सेल किया जा रहा है, जिस संपत्ति को हम किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसका अंतरण कर रहे हैं, वो औचित्यपूर्ण संपत्ति है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ें हमारी होती है अंतरण करने, जो अंतरण करता है उद्देश्य की पूर्ति। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेचेगा, कोई ना कोई उसके पास समस्या होगी। ठीक है, क्या मान लें अगर जेड ने ए से कोई संपत्ति खरीदी, ठीक है, जेड ने उसके नाम पे अंतरण कर दिया, अब ए ने उसको पैसा नहीं दिया, तो उसके उद्देश्य की पूर्ति तो नहीं हुई अंतरणकर्ता के। भाई उसकी तो ज़मीन गई, उसके पास पैसा नहीं हुआ, जिस मान लो उसके घर में कोई बीमारी है, कुछ भी समस्या है, उसके लिए उसने बेचा उसको, अब उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो अंतरण करता है, जो संपत्ति का अंतरण कर रहा है, ठीक है, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जानी चाहिए। ठीक है, देन हम बात करने वाले हैं जो चुनाव का सिद्धांत है, इसके आवश्यक तत्वों के बारे में। पहला पॉइंट है कि अनाधिकृत संपत्ति, ध्यान दें, इसके लिए आवश्यक तत्व है ये क्या, कि एक संपत्ति जिसका अंतरण किया जा रहा है, ठीक है, वो एक अनाधिकृत संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो अनाधिकृत संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। ठीक है, अनाधिकृत संपत्ति कौन सी, मतलब गवर्नमेंट ने, मतलब किसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा पहले ही उस संपत्ति को किसी के नाम पर किया जा रहा है, और फर्जी तरीके से उसको किसी अन्य व्यक्ति को, कोई व्यक्ति उसको दे रहा है या अंतरण कर रहा है, तो वो अनाधिकृत होगा। अनाधिकृत संपत्ति होनी चाहिए ना, अनऑथोराइज्ड। देन निर्वाचन के लिए बाह्य शक्ति की, जो बाह्य शक्ति है, ध्यान दें इस पॉइंट का, उसका अनाधिकृत रूप में अंतरित संपत्ति में हित होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो अनऑथोराइज्ड संपत्ति है उसको दे रहा है, स्वाभाविक सी बात है, जब उसको दे रहा है तो पैसे लेगा उसमें, है ना, तो उसका हित है ना उसमें, तो हित है, वो होना चाहिए। अब अगली बात है कि वही सब व्यवहार होना चाहिए, यानी कि अगर हम कोई अंतरण कर रहे हैं, जो पेपर अंतरण के, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतरण के पास जो पेपर हैं, तो वो दोनों पार्टी के पास होनी चाहिए। ए एक पार्टी है, अपनी अंतरण कर रही है, बी प्रॉपर्टी को ले रहा है। ठीक है, तो जो पेपर बी के पास है वही पेपर ए के पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बी के पास जो पेपर्स हैं उनमें जो कंडीशंस हैं वो कुछ और लिखी हैं, और ए के पास जो पेपर्स हैं उनमें कंडीशंस कुछ और लिखी हैं। ठीक है, तो वही सब व्यवहार होना चाहिए, इसका मतलब ये है। अभी बात करेंगे हम, संपत्ति के स्वामी को प्रत्यक्ष लाभ दिया जाना चाहिए। ठीक है, संपत्ति का जो स्वामी है उसको प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वो अपनी संपत्ति 1 लाख रुपये में बेचे तो 1 लाख रुपये उसको मिलना चाहिए। देन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 5, अंतरणकर्ता का विश्वास। ठीक है, जो ट्रांसफरी है उसका जो विश्वास है वो होना चाहिए। सपोज करो एक व्यक्ति जो अंतरण करता है, जो अंतरण कर रहा है, उसका जो विश्वास है कि भाई ठीक है यहाँ से हमको पैसा मिल जाएगा, तो उसका विश्वास को जो है खरा उतरना चाहिए, है ना। तो अगली बात है स्तर की भिन्नता। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है
उसकी भिन्नताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे चुनाव का जो आधार है, चुनाव का जो सिद्धांत है, उसके सिद्धांत के आधार थे ये हमारे 6। ठीक है, अगली बात हम करने वाले हैं कपटपूर्ण अंतरण डिफाइन किया गया है सेक्शन 53 में। ये सारा का सारा जितने भी सेक्शंस में यहाँ पे बता रहा हूँ सारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत चल रहे हैं हमारे। तो सेक्शन 53 में बताया पहले सेक्शन 53 अंतरण जो है कपटपूर्ण, उसको समझ लेते हैं। जो कपटपूर्ण अंतरण है हमारा वो क्या है? अगर किसी असामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई अंतरण किया जा रहा है या किसी अवैध, है ना, या तथ्यों को छुपाकर कोई अंतरण किया जा रहा है ना, तो वो हमारा कौन सा है? कपटपूर्ण अंतरण कहलाता है। अब कपटपूर्ण अंतरण के जो आवश्यक तत्व हैं हमारे, ये 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा अचल संपत्ति, ठीक है, दूसरा हमारा होता है वैध अंतरण, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा कपटपूर्ण उद्देश्य। तो जो कपटपूर्ण जो अचल संपत्ति है, जो हमारी अचल संपत्ति है, उस अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट से मान लो वो छिपाया जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा होगा? कपटपूर्ण संपत्ति होगी। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें रिलेटेड कोई चीज़ें हैं उसको छिपाया जा रहा है, जो उसके तथ्य हैं, तो वो हमारी अचल संपत्ति कहलाई जाएगी। कौन सी? अब बात नंबर 2 हम बात करेंगे, वो है हमारा वैध अंतरण। ठीक है, तो जो वैध अंतरण है, वैलिड अंतरण होना चाहिए इसके बारे में। इसका मतलब कि जैसे बिक्री है, बंधक है, पट्टा है, दान है, विनिमय है कि नहीं? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें बिक्री, ठीक है, दान हो गया हमारा, ठीक है, और एक विनिमय हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पर हो जाता है आपका मोर्गेज, बंधक, ठीक है, ये शामिल होते हैं। ठीक है, अगर अंतरण इस शब्द के अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल हैं, वैध अंतरण के अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल हैं, तो जो कपटपूर्ण अंतरण है वो शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, और ये तभी कराया जाएगा जब अचल संपत्ति का अंतरण वैध और परिवर्तनीय हो। यदि किसी मामले में अंतरण शुरू से ही शून्य है, ठीक है, किसी मामले में जो ट्रांसफर है वो शुरू से ही वॉइड है, तो उस विधि को संरक्षण नहीं मिलेगा और ना ही ये लागू होगा। ठीक है, तो ये दोनों पक्षों के बीच जो है प्रभाव इसका बाध्य और अनिवार्य होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम कपटपूर्ण उद्देश्य के बारे में। कपटपूर्ण उद्देश्य यानी कि सामान्यतः जो कपटपूर्ण उद्देश्य होता है उसका अंतरण उस अवस्था में होता है जब एक अंतरण करता है, यानी कि ट्रांसफरी जो होता है समस्त अचल संपत्ति को महाजनों के ऋणों के आधार पर जब्त या नीलामी से बचाने के लिए उसे बेचकर रुपए में बदल देता है ना। तो अब होता क्या है कि महाजन कर्ज की वसूली, महाजन से कर्ज की वसूली कोई और तो कर नहीं सकता। ठीक है, और संपत्ति का जो अंतरणकर्ता का जो हित है संपत्ति में वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इसमें सुरक्षित तो इसलिए रहना भाई इसको पैसा मिलना है ना, ये तो पैसा लेगा। अब तो ये हमारा कपट जो अभी तक बात करी है हमारा कपटपूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने तो दूसरे व्यक्ति को पैसा दिया। मान लो एक व्यक्ति है, इसके ऊपर कर्ज हो गया, ठीक है, अब इसने अपनी संपत्ति बी को बेच दी, ठीक है, तो इसने बी से पैसा ले लिया, ए ने संपत्ति ले ली, अंतरण हो गया। अभी बी जो है, बी ने कोई कपटपूर्ण संपत्ति का अंतरण नहीं अपने नाम पे किया है, ना ए ने किसी कपटपूर्ण संपत्ति का। अब ये कोई सी व्यक्ति जिसने ए को कर्ज दिया, अब ये सी और ए के बीच का मामला है, वो अपने कर्ज की कैसे पूर्ति करे। ठीक है, ये था हमारा ये। अब बात करते हैं मित्रों आंशिक पालन का सिद्धांत। जो हमारा आंशिक पालन का सिद्धांत होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो आंशिक पालन का सिद्धांत है इसको सेक्शन 53A में डिफाइन किया गया है। यानी कि इसका मतलब है 53A के अकॉर्डिंग कि आवश्यकताएं पूर्ण होने के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेदखल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी, ए का किसी संपत्ति में हित है, इंटरेस्ट है, ठीक है, अब वो उसके अंतरण को मतलब किसी अन्य व्यक्ति को बी को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये जो प्लाट है पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति सी को इसने ट्रांसफ़र करने का वादा किया है ना। तो इसमें क्या होगा
अब जो सी है, सी ने ए की प्रॉपर्टी पे जो है अपना मकान बना लिया, ठीक है। अब जो मकान है ये तो सी के पहले से ही कब्जे में है। अब इसमें यह है भाई, ये कहेगा कि अगर तुम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो मेरा पैसा लगा है वो सारा पैसा आप हमें दोगे, ठीक है। अब इसमें ये नहीं होगा कि इसने अपना जो संपत्ति है वो इसको दिया, इसने अपना मकान बना लिया, उसने उठा के इसको बेच दिया। तो ये हमारा आंशिक पालन। और इसको दूसरे तरह से ऐसे समझते हैं कि ऐसी अवस्था में अंतरण करता है, उसके किसी अधीनस्थ व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो अंतरिति जो ट्रांसफरी है या उसके अधीनस्थ किसी व्यक्ति को न केवल इस आधार पर कि अंतरण दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, संविदा का प्रारूप नहीं है, कब्जे से बेदखल नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मानना ही ये है कि जो लिखित हो, है ना, अंतरणकर्ता या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो, यह आंशिक पालन का सिद्धांत है। या अंतरिति जो ट्रांसफरी है ऐसे अंतरण के बदले में प्रतिफल देता हो, या इसके साथ ही वह अंतरिति जो ट्रांसफरी है अपने संविदात्मक जो दायित्व है या तो उनको पूरा कर चुका हो या उनको पूरा करने का इच्छुक हो, या उसने इसके किसी भाग को पालन किया हो, कोई भी एक पार्ट है कोई उसका पालन किया हो, उसको फॉलो किया हो, तो ये हमारा आंशिक पालन का सिद्धांत कहा जाएगा, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं हम लोग इसके जो आवश्यक तत्व है, एसेंशियल एलिमेंट है। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट है हमारा संविदा, ठीक है। संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है एक ऐसा लिखित कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो ये पहला पॉइंट हमारा, एक ऐसा रिटन में कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसकी शर्तें स्पष्ट रूप से समझने योग्य हों, या दोनों पार्टीज जो हैं उनके द्वारा साइंड हों, सिग्नेचर होने चाहिए दोनों के। तो इस सिद्धांत को लागू होने के लिए ज़रूरी ये है कि दोनों पक्षों के बीच एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, ये जो है ओरली जो है नहीं होना चाहिए, है ना। तो एवरीथिंग शुड बी रिटन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होनी चाहिए, हमारी संविदा क्या होनी चाहिए, रिटन, लिखित संविदा होनी चाहिए। अगली बात है, जिस संपत्ति का मतलब आंशिक पालन के सिद्धांत का पालन किया जा रहा है वो हमारी अचल संपत्ति होगी, ठीक है। यानी कि जो अंतरण है अचल संपत्ति का होना चाहिए, कंडीशन ज़रूरी है, ठीक है। जो चल संपत्ति है उसका नहीं होना चाहिए, चूँकि अचल संपत्ति में भूमि पर खड़े पेड़, उगी हुई घास, उगी हुई फसलें, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि हमारी डेफिनेशन में भी था, भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ और भूमि से संलग्न वस्तुएं, ये सब चीज़ें अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगली बात है सप्रतिफल अंतरण। अंतरण जो है सप्रतिफल होना चाहिए। अगर ए ने किसी बी को दूसरी चीज़ को ट्रांसफ़र किया है तो उसके बदले में उसको या तो प्रॉपर्टी ही मिलनी चाहिए, या उसका जो है अन्य प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी या कुछ और चीज़, ठीक है। अब बात करें पोजीशन यानी कि कब्जे के बारे में। जो अंतरिति है उस पर क्रेता का कब्जा अंतरण की तारीख से पहले ही है, तो ऐसा कब्जा अपने आप ही संविदा का आंशिक पालन नहीं होगा जब तक उसका ऐसा कब्जा अन्य जो आचरण है उनके द्वारा प्रमाणित न कर दिया जाए, ठीक है। तो ये होगा। और आंशिक पालन के सिद्धांत को लागू होने के लिए ज़रूरी है कि जो खरीदार है, क्रेता है, उसने जो खरीदी गई संपत्ति है उसको एक बार ज़रूर प्राप्त कर लिया हो, भले ही उसे मुकदमे की तारीख पर कब्जे से बेदखल कर दिया हो। यानी कि एक बार उसको जो है क्या करना चाहिए, उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है। अगली बात है अंतरिति, जो ट्रांसफरी है उसके द्वारा संविदा का आंशिक पालन हो जाना चाहिए, ठीक है। जो अंतरिति है, ट्रांसफरी है, संविदा का आंशिक पालन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा आंशिक पालन के सिद्धांत थे, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। आंशिक पालन के सिद्धांत संविदा रिटेन में होनी चाहिए, अचल संपत्ति होनी चाहिए, और सप्रतिफल अंतरण होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए, और आंशिक पालन अनिवार्य है, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं संचय के विरुद्ध नियम का क्षेत्र। सबसे पहले संचय क्या होता है। संचय यानी कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को देता है और उस व्यक्ति से कुछ पैसा लेता है, तो वो जो पैसा होता है वो तो है संचय, है ना। ये तो संचय हो गया। अब जो संचय के विरुद्ध है, संचय के विरुद्ध का क्या है, मान लो ए व्यक्ति ने बी को प्रॉपर्टी अपनी बेच दी और इससे जो पैसा लिया मनी, ठीक है,
वो जो मनी है उसको अपने पास सुरक्षित रख लिया और आगे इसको खर्च नहीं किया। तो इससे क्या होता, एक निश्चित समय के भीतर, एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो है वो मनी जो है इसके पास रहेगी, और एक निश्चित समय सीमा के बाद उस संपत्ति पर देखो उसको टैक्स भी देना होगा, सारी चीज़ देनी होगी। और ऐसा करना ज़रूरी इसलिए है कि अगर संपत्ति एक ही व्यक्ति में निहित है, यानी कि ए में ही जो पैसा है वो निहित है, धन है, तो वो उसका जो प्रवाह है, फंड है, जो फ्लो है वो रुक जाएगा, ठीक है, केंद्रित हो जाएगा। तो इन दोषों को दूर करने के लिए जो हमारी सेक्शन 17 है, ठीक है, सेक्शन SEC सेक्शन 17 जो है इसमें प्रावधान किया गया कौन से दोषों को, कि जो संपत्ति का अंतरण होंगे उनसे जो प्रवाह है उसका प्रवाह को यानी कि चलते रहने के लिए सेक्शन 17 के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये तो हमारा संचय था। अब हम बात करेंगे कि संचय के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा। कब नहीं लागू होगा? यदि एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा कर्जा है, ठीक है, ए के पास ही काफ़ी सारा कर्जा है, अब वो अपनी संपत्ति को बेच रहा है, ठीक है, और वो जब तक कि वो अन्य संपत्तियों को बेचने से उस कर्जे की रकम को पूर्ण ना कर ले तब तक वो कर्जों के भुगतान के लिए अगर संचय करता है तो ये जो है वैलिड है। इस पर संचय के नियम विरुद्ध जो नियम है वो लागू नहीं होगा। दूसरा, हिस्से की व्यवस्था। दो भाई हैं, ए और बी हैं, ठीक है, एक जगह पर ए ने बी की कुछ संपत्ति ले ली और दूसरी जगह पर बी चाहता है कि इस हिस्से को मैं ले लूं। हालांकि हिस्से की जो बारे में कुछ ज़्यादा इसके बारे में विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है, फिर भी तो हिस्से की व्यवस्था के लिए जो संचय किया जाता है वो हमारा उस पर भी हमारा संचय का जो विरुद्ध नियम है ये लागू नहीं होगा। अगली बात, जो संपत्ति का संरक्षण होता है, जो संपत्ति के संरक्षण के लिए मान लें कोई मकान है, ए व्यक्ति रह रहा है, बी के ए और बी दोनों रहते हैं, तो जो संपत्ति का संरक्षण है वो उस पर जो खर्च होता है पैसा, यानी कि उसके रंग के लिए, पुताई के लिए, या मतलब उसके मेंटेनेंस के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो जो है संरक्षण होगा, तो ये लागू नहीं होगा। अब बात करेंगे बंधकों के प्रकार के बारे में, ठीक है। जो बंधक है, सबसे पहली बात समझ लेते हैं बंधक, यानी कि एक व्यक्ति कुछ अपने हित के लिए अपनी संपत्ति को बी को बंधक रख देता है, ठीक है। तो जो ए है ये तो होता है हमारा बंधक कर्ता। कौन है? बंधक कर्ता, सॉरी, ए जो है हाँ बंधक कर्ता, बंधक, और बी जो है हमारा कौन है? बंधकी। भाई ये बंधक कर रहा है ना, यानी कि ए जो है अपनी संपत्ति को बी को देगा और उससे कुछ पैसा लेगा, तो ये बंधक हो जाएगा। ए ले रहा है ना, तो ए बंधक बन जाएगा, बंधक, सॉरी, ए हो जाएगा बंधक बी का बंधक हो जाएगा ए। तो बंधकों के जो प्रकार हैं उनको सेक्शन 58 के अंदर में डिफाइन किया गया है। साधारण बंधक, एक व्यक्ति किसी से पैसा लेता है, ठीक है, और वो जैसे उधार ले लेते हैं, हम लोग भी ले लेते हैं, आप भी ले लेते हैं, तो वो बिना किसी चीज़ को दिए, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे पैसे का लेन देन करना, वो तो होता है साधारण बंधक कि भाई तुम्हें देने हैं, तुम्हारी ड्यूटी है। एक होता है जैसे सशर्त बंधक, है ना, जैसे किसी चीज़ की संपत्ति, मतलब सोना है, सोनार को गिरवी रख दिया, वो सशर्त बंधक हो गया कि अब 3 महीने तक आप ये पैसा देंगे, और 3 महीने के अंदर में वो जो गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, वो अमुक व्यक्ति से पैसा लेने का अधिकारी नहीं है क्योंकि उसने अपनी चीज़ों को दे रखा है। अब एक है भोग बंधक, जो है भोग बंधक वो होता है कि जब ए ने मतलब ए ने अपनी जो संपत्ति है बी के पास गिरवी रख दी, है ना, अब बी ने इस पर कब्जा प्राप्त कर लिया, तो बी का ये अधिकार नहीं है अब इसको कहे कि भाई नहीं तुम मेरा पैसा दो, अरे भाई तुम्हारे पास में संपत्ति रखी है गिरवी, ठीक है, तो ये कब्जा प्राप्त कर लेता है। अब एक होता है अंग्रेजी बंधक, निश्चित तिथि के लिए धन अदा करने के लिए बाध्य करना, कि इसमें क्या होता है, जैसे कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई ए व्यक्ति जो है अपने खेत पर 5 लाख रुपए लेगा, ठीक है, 5 लाख रुपए लेता है बी से, तो वो टाइम लगा दिया उन्होंने, मान लिया 2 साल का लगा दिया, 2 साल के लिए लेगा।
अब 2 साल पूर्ण होने पर बी जो है बाई कोर्ट जो है इसके पास संबंध पहुंचाता है कि भाई नहीं ठीक है, अब आप जो है हमारा पैसा दो, नहीं तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है बाकी के पैसे यहाँ पे रखकर मैं इसको ले लूँगा। तो ये हमारा अंग्रेजी बंधक होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम लोग बिक्री की परिभाषा और आवश्यक तत्व। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे हम बिक्री। तो जो बिक्री है, बिक्री यानी कि धारा 54 धारा 54 के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है। बिक्री एक ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है। पॉइंट टू बी नोटेड, किसका अंतरण है? स्वामित्व का अंतरण है, जो दी जा चुकी है या जिसके देने का वायदा किया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो, ये हमारी क्या है? बिक्री है। ठीक है, अब बिक्री के आवश्यक तत्व है। ठीक है, एक तो क्रेता होगा और एक विक्रेता होगा। ठीक है, एक क्रेता और एक विक्रेता, दो पक्षकार होंगे और एक विषय संबंधित विषय वस्तु होगी। ठीक है, यानी कि ए बी को कोई वस्तु दे रहा है बदले में या तो उससे उसकी कीमत ले रहा है। ठीक है, हस्तांतरण या अभिहस्तांतरण होगा। ठीक है, अब मूल्य या प्रतिफल होगा। ठीक है, प्रतिफल वही मूल्य। ये हमारा बिक्री था और इसके बिक्री के आवश्यक तत्व 4 हैं जी। एक पक्षकार, विषय वस्तु, हस्तांतरण और मूल्य या प्रतिफल। बिल्कुल ध्यान देंगे, पक्षकार, विषय वस्तु, हस्तांतरण और मूल्य या प्रतिफल। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यासन के बारे में। ठीक है, जो हमारा प्रत्यासन है, प्रत्यासन को धारा 92 के अंदर में डिफाइन किया गया है। एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बैठाना। प्रत्यासन का मतलब तो ये होता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर बैठाना। तो इसमें कैसे बैठाएंगे? मान ले एक व्यक्ति है जिसने क्या कर रखा है कि एक एग्रीमेंट कर रखा है या कुछ एक व्यक्ति से पैसा ले रखा है, कोई चीज़ गिरवी रख के। ठीक है, अब वो जो ए व्यक्ति है वो क्या दूसरे व्यक्ति को वो राइट प्रोवाइड करता है, उससे कीमत ले लेता है, तो वो जो अधिकार है बी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर हो जाएगा, है ना। या इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हालांकि इसका जो है कि ए अपना मकान बी के पास बंधक रखता है। ठीक है, जो ए व्यक्ति है, कहाँ पे बताऊँ, हाँ यहीं पे देख लो, एक ए व्यक्ति है अपना जो मकान है बी के पास में बंधक रखता है। ठीक है, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है सी। ठीक है, जिसका मकान में हित है, जिसका मकान में, ये मकान हो गया हमारा मैं, जिसका मकान में क्या है? हित है। ठीक है, वो किसका? बी का कर्जदार है। ठीक है, और बी का कर्जभार अदा करके, बी का भाई सी का इसमें हित है, ये बी का कर्जा अदा करके इसको मुक्त करा लेता है मकान को। तो जो बी का कर्जभार है वो किस पर आ गया? भाई ए ने बी के पास अपना मकान गिरवी रखा, ए ने बी के पास अपना मकान गिरवी रखा, ये मकान है। अब ये जो है इसने इसका कर्जा जो है इसको दे दिया, अब इस जो भार आ गया वो इस पर आ गया। अब जो ए से पैसे लेने का अधिकारी कौन है? सी है। तो एक व्यक्ति को इसको यहाँ से उठाकर यहाँ बैठा दिया, तो ठीक है, तो प्रत्यासन हो गया, है ना, सबरोगेशन हो गया। अब इसके लिए दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो वैधानिक प्रत्यासन होता है। वैधानिक प्रत्यासन जो जब वह व्यक्ति जिसका संपत्ति में कोई हित होता है बंधक कर्ज का भुगतान कर देता है। जैसे यहाँ पर ए ने बी से लोन लिया था, अब सी का इस संपत्ति में हित है तो सी ने बी को पैसा दे दिया, अब ए जो है सी को पैसा देगा या अपना मकान देगा। तो इसी प्रकार से वैधानिक प्रत्यासन है। तो इसके 4 पार्ट है, हमारे एसेंशियल एलिमेंट है। एक तो मध्यवर्ती बंधकी होगा, एक प्रतिभू यानी कि श्योरिटी होगा, एक सहबंधनकारी बंधनकर्ता होगा, एक मोचन की साम्यता का क्रेता होगा। अब इसे समझ लेते हैं जी। हमारा क्या जो हमारा मध्यवर्ती बंधकी है, ठीक है, मान ले ए है एक व्यक्ति, वो अपना मकान बे के पास 5,000 रुपये में बंधक रखेगा, पहली बात। फिर ए जो है उसी मकान को से के पास 3,000 रुपये में बंधक रखेगा, बात नंबर 2। अब ए उसी मकान को द के पास 1,000 रुपये में बंधक रखेगा, बात नंबर 3।
ठीक है, यहाँ 3 बात समझ में आई। एन ए बै के पास रखा, फिर एन ए सै के पास रखा, फिर एन ए दै के पास रखा, 3 बात। अब इस अवस्था में यदि दै बै को मोचित करता है, इस अवस्था में यदि दै जो चौथा व्यक्ति है वो सेकंड व्यक्ति को मोचित करता है, तो वो 5,000 रुपये के बारे में सारे अधिकार, जैसे प्राथमिकता का अधिकार है, ठीक है, ये सारी चीजें किस पर, सै अपना बंधक लागू कराएगा, तो सै जो है बै को नाम पर 5,000 रुपये अदा करेगा। ये हमारा मध्यवर्ती बंधकी है, ठीक है। प्रतिभूति यानी कि श्योरिटी, जो श्योरिटी होगा, मतलब ए और बी 2 व्यक्ति को खेत बराबर में है और उस खेत को गे के पास 5,000 रुपये बंधक रख देता है, तो जो तीसरा व्यक्ति है वो 5,000 रुपये अदा करता है और वहाँ से उसको निकाल लेता है। अब जो बंधक की स्थिति में कौन खड़ा है, वो नया व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है, ये प्रतिभूति होता है। फिर ऐसे ही सहबंधन करता होता है जैसे। फिर मोचन की साम्यता, ठीक है। अब बात करेंगे संविदात्मक प्रत्यासन के बारे में। जो संविदात्मक प्रत्यासन है ये हमारा रिटन होना चाहिए। इसमें जो ऋण की अदायगी करने का जो प्रश्न है वहाँ ज़्यादा कोई झंझट वाली बात है नहीं, जैसे लोन लेना है चाहिए, किसान लोग केसीसी वगैरह बनवा लेते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें संविदात्मक चीज़ें होती हैं। लेकिन प्रत्यासन का मतलब जैसे ये बताया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति को बैठाना, तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि संविदात्मक यह प्रत्यासन वहाँ होता है जहाँ बंधक ऋण की अदायगी करने वाला व्यक्ति एक अपरिचित व्यक्ति हो, ठीक है, और जिसे अदायगी के द्वारा अपने किसी हित का संरक्षण प्राप्त करना हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड संविदा के अंतर्गत रुपया या अग्रिम रूप में इस शर्त पर देता है कि उस बंधकी के अधिकारों और उपचारों को प्रत्यासन दे दिया जाए जिसे बंधक के धन का भुगतान उस धन से किया जाए, ठीक है। ये हमारा संविदात्मक जो है प्रत्यासन होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बंधक के जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बंधक के बारे में बात करें। बंधक को सेक्शन 58 में डिफाइन किया जाता है, यानी कि बंधक किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में ऋण के रूप में लिए गए या लिए जाने वाले रुपए के वर्तमान या भावी कर्ज के भुगतान के लिए किसी वचनबद्ध के पालन के लिए जो आर्थिक दायित्व उत्पन्न करता है, ठीक है, उसको प्रतिभूत करने के उद्देश्य से किसी हित के अंतरण को कहते हैं, किसी हित के अंतरण को कहते हैं, ठीक है, वो तो होता है हमारा बंधक, ठीक है। अब बंधक के आवश्यक तत्व हैं क्या, पहला है अचल संपत्ति में हित का अंतरण होना चाहिए, ठीक है, जो अचल संपत्ति है उसमें हित का अंतरण होना आवश्यक है। दूसरी बात है जो ट्रांसफरी है उसका किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में हित होना चाहिए। तीसरी बात, अंतरित जो है, जो अंतरण है, श्योरिटी के रूप में वर्तमान या भावी ऋण या आर्थिक दायित्व के लिए होना चाहिए। मतलब जैसे गवाहों की मौजूदगी हो जा, 1 या 2 गवाह रख लेते हैं हम लोग, तो ऐसे, ठीक है। अब बात करेंगे हम बंधक का मोचन या विमोचन, ठीक है, इसको धारा 60 के अंतर में डिफाइन किया गया है। जो बंधक का मोचन है कि इसको किस प्रकार से वहाँ से छुटाना होता है, कैसे छुड़ाएंगे, तो इसको धारा 60 के अंदर में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बंधक का मोचन होता है, विमोचन होता है। विमोचन या मोचन एक ही बात है। इसके अनुसार क्या होता है, बंधककर्ता मूलधन, ठीक है, जो ड्यू होता है, ड्यू हो जाने के बाद किसी भी समय बंधक धन के भुगतान के करके बंधक संपत्ति को वापस पाने का अधिकारी होता है, जो इसका विमोचन है। यानी कि अपना पैसा जो उसने लिया है अपनी संपत्ति पर उसको देगा और अपनी संपत्ति को छुड़ा लेगा, तो ये बंधक का विमोचन होगा, ठीक है। और बात करेंगे अब पट्टा, लीज, ठीक है, लीज को सेक्शन 105 में डिफाइन किया गया है। अब लीज क्या होता है कि एक निश्चित अवधि पर, ठीक है, अचल संपत्ति को यूज़ करने का अधिकार, ठीक है। यानी कि क्या है कि एक अचल संपत्ति का पट्टा, जो हमारा पट्टा है,
एक अचल संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो एक स्पष्ट समय के लिए या सदैव के लिए किसी कीमत के जो दी गई हो या देने का वादा किया हो, ठीक है, या कालावधि के रूप में हो, लिया जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पट्टा। पट्टे की आवश्यकता तो पक्षकार होगा, दो पक्षकार होंगे, एक पट्टे के लिए एक जो ओनर है और दूसरा जो उसको लेगा। संपत्ति होगी, उसका आंशिक अंतरण होगा, क्योंकि पूर्ण अंतरण में तो वो विक्रय हो जाएगा ना। तो और अगली बात प्रतिफल होगा, यानी कि उससे जो पैसा है, जो फीस है वो होगी। और उसके अगली बात होगी हमारी अवधि, यानी कि भाई 5 साल के लिए दे रहे हैं या 10 साल के लिए दे रहे हैं, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए जाता है जो पट्टा होता है। अब बात करें पट्टों की जो समाप्ति है वो क्या कैसे कैसे होती है। सॉरी, पट्टों की समाप्ति मतलब अगर जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के लिए दिया गया है, अगर वो ख़त्म हो जाता है, पट्टा अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो किसी घटना के घटित होने पर, अगर कोई घटना घटित हो जाती है, यानी कि एक व्यक्ति है जिसने बी को पट्टा पर मकान दिया है या कोई जगह स्थान दिया, कोई संपत्ति दी है, ठीक है। अब ए मर जाता है, इसके मरने पर ये अपने आप ही भंग हो जाएगा, या बी मर जाएगा तो भंग हो जाएगा, ठीक है। पट्टाकर्ता के हित की संपत्ति पर, ठीक है, जो पट्टा करता है उसके हित की, अगर पट्टाकर्ता मान लें उस अपनी संपत्ति को बेच देता है, संपत्ति हित का भी अंतरण हो जाएगा, संपत्ति का भी अंतरण हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि जो दूसरा व्यक्ति जिसको अंतरण किया हो उसको दे, तो उसको नया जो पट्टा है लीज दोबारा बनानी पड़ेगी। फिर विलय द्वारा, कि या तो जो ए व्यक्ति है जिसकी संपत्ति है, जिसका इसमें पूर्ण हित है, तो पूर्ण हित वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति जिसको पट्टे पर दिया है और ये आंशिक हित के साथ अपना पूर्ण हित भी दे देता है, तो ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, विलय हो जाएगा इसका, ठीक है, बी में। अब स्पष्ट समर्पण द्वारा, अगर जो व्यक्ति है जिसको किया गया है, लीज पर दिया गया है, वो समर्पण कर दे तो यहाँ पर इसका जो है समर्पण हो जाएगा। फिर जो उपलक्षित समर्पण है, ठीक है। अब इसके मान लें किसी भूमि का मतलब नया लीज बनाई जाती है, नया पट्टा बनाया जाता है, तो पुराने वाला ऑटोमेटिक ही हमारा समाप्त हो जाएगा। और जब्ती द्वारा, अगर वो जब्त कर लिया जाता है, फिर सूचना द्वारा, अगर को वो बी व्यक्ति कहे कि भाई नहीं अब मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है, सूचना दे करके, तो इस तरीके से हमारे पट्टों की जो है समाप्ति हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों के बारे, सॉरी, विनिमय के बारे में। तो जो हमारा विनिमय सेक्शन 118 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब जो विनिमय है, विनिमय यानी कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को, किसी ए व्यक्ति अपनी संपत्ति बी को देगा, अब बदले में बी जो है ए को संपत्ति ही देगा, संपत्तियों का ही लेन देन होगा। अगर पैसे का लेन देन हो गया तो विनिमय नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये सेल्स हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे हम आवश्यक तत्वों के बारे में। सेक्शन 118, पक्षकार दो होंगे, संपत्तियां जरूरी होगी, स्वामित्व का अंतरण, भाई ए इसको स्वामित्व का अंतरण करेगा, बी इसको स्वामित्व का अंतरण करेगा, ठीक है। एक रूपता, रजिस्ट्रेशन और विनिमय। मेन पॉइंट ये हमारा है कि विनिमय जो है मूल्यहीन होता है। ओके, अब सशर्त अंतरण के बारे में बात करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है इसमें शॉर्ट में कि सशर्त अंतरण क्या होता है। सशर्त अंतरण जैसे पट्टों पर कि एक निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी अपने कुछ आंशिक हितों का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है कि निश्चित समय के लिए, तो वो हमारा सशर्त अंतरण होता है, ठीक है मित्रों। अभी हम बात करेंगे लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस को हिंदी में कहते हैं अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति को सेक्शन 52 में डिफाइन किया गया है, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, जो कार्य करने का अधिकार है, एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार प्रोवाइड किया जाना, ये हमारा अनुज्ञप्ति या लाइसेंस कहलाता है, ठीक है। अब अनुज्ञप्ति या लाइसेंस के जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या हैं, इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहली बात, अनुज्ञप्ति भूमि के स्वामित्व से संबंधित नहीं होती, भाई जरूर थोड़े भूमि के संबंधित। अनुज्ञप्ति प्रदाता की इच्छा पर समाप्त की जाती है। मान ले एक जिसने लाइसेंस दिया वो उसको समाप्ति कर सकता है, और ये कार्यों को वैध बनाती है, ठीक है। शराब को वैसे थोड़े ना बेच सकता है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके,
अभी बात करेंगे, ये एक सकारात्मक अधिकार है, ठीक है, और ये अनुज्ञप्ति जो है ये ट्रांसफरेबल होती नहीं है ना, अंतरणीय नहीं होती। अपना लाइसेंस, मान लिया आप बाइक चलाते हैं, अपना लाइसेंस किसी दूसरे को दे, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ना, तो ट्रांसफरेबल नहीं है। अगली बात करें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट में काम करेंगे। अभी सुखाधिकार की आवश्यकता तो, अरे भैया सुखाधिकार को समझ लिया क्या? सुखाधिकार किसी संपत्ति को यूज़ करना है ना, किसी संपत्ति के हित में बात करना। जैसे थोड़ा सा मैंने पहली वीडियो में से बता दिया था, इस बार भी हम समझ लेते हैं कि जो सुखाधिकार है, सुखाधिकार को 1882 ईजमेंट एक्ट 1882 सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। 1882 सेक्शन 4 सुखाधिकार यानी कि ईजमेंट एक्ट, सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अंतर्गत ये बनता है, और सेक्शन 18 में सुखाधिकार को बताया गया है, ठीक है। सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी भूमि के स्वामी को उस हैसियत से उस भूमि के लाभदायक हित की यूज़ करने के लिए राइट प्रोवाइड करता है, ये हमारा सुखाधिकार होता है, ठीक है। अब बात करेंगे सुखाधिकार के बारे में। एक संपत्ति है ये, ठीक है, इसका जो लाभदायक यूज़ करेगा कोई व्यक्ति, ठीक है, उस व्यक्ति सॉरी, तो अभी इस भूमि से संबंधित लाभदायक हित जो है उसका अधिकार जिसमें विद्यमान होगा। पहली बात तो ये बात करेंगे इसकी, ये हमारी कहलाएगी डोमिनेंट हेरिटेज या अधिष्ठायी संपत्ति, है ना। तो अधिष्ठायी संपत्ति यानी कि जिस संपत्ति में किसी के हित क्या होंगे, हित समाहित होंगे, है ना, तो वो संपत्ति अधिष्ठायी संपत्ति होगी, ठीक। और इसका जो स्वामी होगा वो डोमिनेंट ओनर होगा, है ना, यानी अधिष्ठायी स्वामी, अधिष्ठायी संपत्ति का मालिक अधिष्ठायी स्वामी हो गया, ठीक है नहीं। अब इसको जो उसका जो स्वामी है, मान लो जो भार आरोपित है किसी अन्य व्यक्ति पर दिया जा रहा है इसको, तो भार जो है किसी दूसरे व्यक्ति पर दिया जा रहा है, मान लो इसका जो भार है किसी दूसरे व्यक्ति पर दिया जा रहा है, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसको सर्वेंट ओनर या अनुसेवी स्वामी कहलाया जाएगा। यानी कि अधिष्ठायी संपत्ति का जो यूज़ करने का अधिकार है, सुखाधिकार है, किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है, ठीक है वो। अभी इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं। मान लें ये एक मकान है, ये दूसरा मकान हो गया, ठीक है। अब इनके पीछे जो मकान है ये भी एक मकान हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ भी लोगों के मकान हो गए, ऐसे ऐसे ही हो, ये रास्ता हो गया। अब ये पीछे वाला व्यक्ति सामने रास्ते पे कैसे आएगा? यानी कि रास्ते के भू सुख का अधिकार जो है इसको मिलना चाहिए, है ना। तो ये रास्ता ऐसे यहाँ से ये देगा, ये देगा, जितने में वो आ जा सके, ये सुखाधिकार है जी। अधिक जानकारी के लिए आप जो है पिछली वीडियो में देख लेना, ठीक है। ईजमेंट एक्ट, प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट एक्ट बनाई थी मैंने एक वीडियो, उसमें देख लियो। अभी सुखाधिकार के आवश्यक तत्वों के बारे में बात करेंगे। भाई पहली बात है, दो पृथक भूस्थान है, दो जगह है तो दो स्वामी होने जरूरी है कि नहीं। वाले एक जगह ही होगी, एक जगह ही होगी, तो दोनों के अलग अलग स्वामी होंगे, जब तो सुख का अधिकार लेगा। ये अधिकार किससे लेगा? दूसरे व्यक्ति से तो लेगा। तो अगली बात करेंगे, सुखाधिकार स्वीकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। भाई जो अधिकार है, सुखाधिकार है, वो एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, मना कर दे तो। अगली बात, सुखाधिकार भूमि के लाभदायक उपयोग का अधिकार है। जो भूमि का लाभदायक उपयोग का अधिकार है मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। अब बात करें सुखाधिकार का किसी भूमि के स्वामी या अधिभोक्ता की हैसियत से उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। मान लिया अगर आप अपना मकान किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो व्यक्ति उसमें ऐसे ही रहेगा जैसे उसका खुद का मकान हो, ठीक है, और उसको उसकी जो है सेवा भी ऐसी करनी चाहिए। भाई हमारा अपना मकान है, सही नहीं, स्वामी की या अधिभोक्ता की हैसियत से तो काम करनी चाहिए, तभी तो कहा है। अभी बात करेंगे सुखाधिकार के जो प्रकार हैं। तो सुखाधिकार के प्रकार है 4। पहला प्रकार है जी आपका निरंतर सुखाधिकार। तो निरंतर सुखाधिकार वो है जो क्या बिना किसी मानवीय कार्य के होता है। कैसे? किसी भूमि से होकर स्थायी रूप से जल स्रोत के बहने, रोशनी, धूप, हवा लेने का अधिकार निरंतर सुखाधिकार के अंतर्गत आता है। ये हमारा हवा, ठीक है, धूप, ठीक है, जल स्रोत, नाली वाली का अधिकार है। फिर है एक असतत यानी कि डिसकंटिन्यू सुखाधिकार,
है ना, जो कभी कभी कट जाता है। तो ये क्या होता है, ये वो होता है जिसके प्रयोग के लिए मनुष्य के कार्य की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग रुक रुक कर होता है, उपभोग अन्य व्यक्तियों के सहयोग पर आधारित होता है, दूसरे की भूमि पर रास्ते का अधिकार, दूसरे के नल से पानी लेने का अधिकार, किसी की भूमि पर कूड़ा करकट आदि फेंकने का अधिकार। ठीक है, ये इन अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरे की भूमि, इसलिए भाई एक व्यक्ति है, इसके मकान में कहाँ कब तक कबाड़ा डालोगे आप, कब तक कूड़ा डालोगे, जब तक इसके मकान मतलब नहीं बन जाता, खाली प्लॉट है तब तक ही तो डालोगे। अगला व्यक्ति मकान बना लेगा तो आपका सुखाधिकार अपने आप ही खत्म। अगली बात है साहब प्रकट, यानी कि जिसे प्रत्यक्ष जो सुखाधिकार है वो जिसका अस्तित्व किसी ऐसे स्थायी चिन्ह से होता है जो किसी सूक्ष्म व्यक्ति को सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने पर ही, ध्यान से देखने पर ही वो आपको मिलेगा, प्रोवाइड होगा। ठीक है, जैसे मकान में लगे दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान, ये कुछ ऐसी वस्तुएं जो सभी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन जो जमीन के नीचे की जो नाली है ये तो सबको नहीं दिखाई दे रही ना। ये तो इसको देखने के लिए तो बड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया हमारा प्रकट। अब बात करेंगे अप्रकट की। ये अप्रकट वो होता है कि जिसका कोई चिन्ह ही नहीं होता। भाई प्रकट वाले में तो कोई चिन्ह हो गया, भाई इसके नीचे नाली है या कृपया ध्यान से चलें, कोई साइन बोर्ड वगैरह लगा देते हैं। लेकिन अब है अप्रकट। अप्रकट में क्या है कि वह सुखाधिकार जिसका प्रयोग तो होता रहता है परंतु उसका कोई चिन्ह ही नहीं होता, जो चिन्ह है वो होता ही नहीं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष सुखाधिकार का कोई निशान या अधिसेवी दाय नहीं होता, मतलब किसी व्यक्ति को उस भूमि पर निर्माण करने से रोकने का जो अधिकार है अप्रत्यक्ष सुखाधिकार की श्रेणी में आ रहा है। सही बात नहीं हुई, ये है तो इसका। तो जी अब बात करने वाले हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, सुखाधिकार की बाधा के बारे में। ठीक है, जो सुखाधिकार की बाधा है इसे सेक्शन 32 में बताया गया है कैसे कि सुखाधिकारों का उपयोग करने का जो अधिकार है, धारा 32 अधिभावी स्वामी को बिना किसी विघ्न के देती है। जैसे मान लो ये अधिकार पूरे संसार के विरुद्ध है, इसलिए ऐसे मामलों में जहां अधिभावी स्वामी के सुखाधिकार का उपभोग करने में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाधा पैदा की जाती है तो वहां पर अधिभावी स्वामी को उस बाधा पैदा करने वाले पक्ष के विरुद्ध वाद दायर करने का पूर्ण अधिकार उपलब्ध होगा। समझ गए जी। अब बात करेंगे बाधा के जो विरुद्ध अधिकार हैं। मान लो किसी व्यक्ति को बाधा होगी है, अब वो क्षति पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार उसको मिल जाता है। सही बात नहीं। मान ले कोई संपत्ति है, ऐसा हित जो उसमें व्यक्ति को दखल कर रहा, उसके सुखाधिकार में दखल कर रहा, जो अवैधानिक है, तो भाई उसके किसी के वैधानिक अधिकारों को आप नुकसान पहुंचाओगे तो क्षतिपूर्ति लेगा, हो सके आपके खिलाफ वाद भी दायर कर दे, एक केस और लाद दे कि भैया चलो ये और लड़ो। ठीक है नहीं। अब निषेधाज्ञता, यानी कि अपने जो सुखाधिकार के विरुद्ध बाधा हो रही है उसको निषेध करना, भाई स्टॉप। ठीक है नहीं, ये हमारा ये बाधा के विरुद्ध उपचार होता है। स्टॉप का मतलब लेक्चर भी स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो थी जी, ख़त्म होगी। जितने भी अपने से कोशिश हुई, अब आप लोगों का दायित्व बनता है हमारा साथ देने का, कहाँ तक देते हो। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।